सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी मुताला और गौर व फिक्र में गुजार दी। वो अपनी अक्ल और शऊर की वजह से दूर दूर तक बहुत मशहूर था। यानी दूर दूर के शहरों से उसके पास कारोबारी लोग, सियासतदान, तलबा आते। वो बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किलात बयान करते तो वो उन्हें उनके खूबसूरत और आसान हल बता देता था। कुछ ऐसे लोग भी उसके पास आते जो उससे इल्म और फ़लसफ़ियात के सवालात पूछते और बूढ़ा आदमी उनको भी दुरुस्त और सही जवाब देकर मुतमईन कर देता। अच्छा, बूढ़े आदमी से जो कोई भी सवाल करता वो हमेशा उसके सवाल का जवाब देकर उसे एक नसीहत भी करता कि अब मेरी बात पर अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने आपको बता दिया। उसी पहाड़ के नज़दीक गरीब मज़दूरों की एक बस्ती थी। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे, आवारा थे। वो शरीर बच्चे अक्सर औकात कोई ना कोई उल्टा सीधा सवाल बूढ़े आदमी से पूछते रहते थे, जिनका बूढ़े शख्स की जानिब से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब दिया जाता था। एक दिन सुबह बच्चों के एक सरबरा जिसने अपने साथियों से कहा कि आओ आज बूढ़े को तंग करते हैं, आज वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। उस लड़के ने एक कबूतर अपने हाथों में छुपा लिया और सोचा कि मैं बूढ़े से पूछूंगा कि मेरे हाथों में जो कबूतर है बताओ वो जिंदा है या मुर्दा है। यानी मेरे हाथों में जो कबूतर है बताओ जिंदा है मुर्दा है। अगर बूढ़े ने कहा कि कबूतर जिंदा है तो मैं हाथों से मसल कर उस कबूतर को जान से मार दूंगा, और अगर उसने कहा कि कबूतर मुर्दा है तो मैं जिंदा कबूतर उसको दिखा दूंगा। जब ये लड़का कबूतर अपने हाथों में छुपाए बूढ़े के पास पहुंचा और सवाल किया कि मेरे हाथों में जो कबूतर है वो जिंदा है या फिर मुर्दा, तो दाना बूढ़े ने कहा कि कबूतर तुम्हारे हाथों में है, जैसा चाहो सलूक करो। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। हम इसे अपने अमल से मुर्दा भी कर सकते हैं और अपनी बसीरत से ज़िंदा भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के सियासत के मालिक रहे। वो चाहते तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मुल्क और अवाम का मुस्तकबिल बदल देते। वो चाहते तो मुल्क की मईशत अरूज तक ले जाते। अगर नवाज शरीफ की मर्जी होती, मंशा होती या फिर नीयत होती तो वो लंदन फ्लैट्स बनाने की बजाय गरीब अवाम के घर बनाते, जिनको सर ढांपने के लिए अपनी छत तक मुयस्सर नहीं थी और वो खुले आसमान तले सोने पर मजबूर थे। नवाज शरीफ चाहते तो मुल्की इदारों को मजबूत करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल को अंधेर नगरी में बदल दिया, जहाँ सिर्फ चौपट राज ही पाया गया। नवाज शरीफ साहब ने मईशत को तबाह कर दिया और इस तबाही की वजह उनकी करप्शन की लाजवाल दास्तानें हैं। नवाज शरीफ ने गरीबों को छत देने की बजाय उनसे छत छीनी और अपने लिए आलीशान लंदन फ्लैट्स बनवाए। नवाज शरीफ चाहते तो मुल्की सलामती इदारों की मदद से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नैब के पर काटने चाहे, उन्होंने पाक फौज को कमज़ोर करना चाहा, उन्होंने इदारों से टकराव को अपना मिशन बना लिया। आज IG सिंध के मामले पर नवाज शरीफ एंड कम पूरा जोर लगा रही है कि पाक फौज को जितना हो सके बदनाम किया जाए। नवाज शरीफ एहसान फरामोश शख्स हैं। वो इमरान खान साहब को क्या कहते हैं, कठपुतली कहते हैं ना, लेकिन अपना किया वह भूल जाते हैं। चले हम याद करवाते हैं, पहला क्लिप देखिएगा। मुस्लिम लीग नून मुल्क में सियासी तब्दीलियों का जिम्मेदार मुल्क की सलामती इदारों को ठहरा रही है। अब एक कराची वाले मामले पर अपना किया छुपाने के लिए इल्जामात का रुख इदारों की जानिब मोड़ा जा रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाक फौज ने उनको निकाला और इमरान खान को बाकायदा मुसल्लत किया, ऐसा वो कहते हैं। अब एजाजुल हक साहब जो कहानी बता रहे हैं कि किस तरह इसी नवाज शरीफ ने 90 का इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों में पैसे की बाकायदा बंदर बांट की। नवाज शरीफ साहब आप तो एहसान फरामोशी की, वो कहते हैं कि सारी हदें ही तोड़ चुके हैं, बाकी तोड़ चुके हैं। अब भी आप इदारों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। सियासी शतरंज होती ना नाज़रीन, सियासी शतरंज की चालें इन्होंने चली और अब यही चालें उल्टी पड़ गई तो ये खुद को इसका जिम्मेदार ठहराने की बजाय, ये नवाज शरीफ साहब खुद पे जिम्मेदारी लेने की बजाय इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम करार दे रहे हैं। यानी आप जिनकी मदद से 3 बार इक़्तिदार में आए, लेकिन लालच, हवस, दौलत की कशिश ने आपकी अकल पर बाकायदा पर्दा डाल दिया। अब नाज़रीन वही नवाज शरीफ हैं जो ना अदालती निज़ाम से खुश हैं, ना एहतसाब के निज़ाम से ही खुश हैं। नवाज शरीफ का दिन रात एक ही मकसद है कि किसी तरह से इन इदारों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि ऐसा कर सके, और अल्लाह का शुक्र है इस पोजीशन में नहीं, वरना और मुल्क का पता नहीं कितना बेड़ा गर्क करता है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इमरान खान साहब को क्या कहते हैं जी
यू टर्न खान कहते हैं। अब इनको भी मुफाद नजर आया तो ये नवाज शरीफ साहब जो अदालतों को बुरा भला कहते नहीं थकते थे, इनका अदालतों के खिलाफ जो इदारों के खिलाफ बाकायदा जो गुस्सा था वो सातवें आसमान को छूता था, यकदम से वही नवाज शरीफ साहब अदालतों के पैरों में भी आ गिरे। अब आप हैरान हो रहे होंगे, इसमें मैं मजीद बात करती हूँ, पहले ज़रा क्लिप देखिएगा नवाज शरीफ। अब ये वही नवाज शरीफ साहब है नाजरीन जो हर जगह हर वक्त यही कहते पाए जाते थे कि 5 जजेस ने मुझे निकाल दिया जिनकी कोई हैसियत नहीं है, आवाम ने मुझे मुंतखब किया। ये जज साहिबान कौन होते हैं जो 1 मिनट में मुझे निकाल कर बाहर फेंक दें? ये जजेस बुक्स से भरे हुए हैं, इनका निशाना सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ नवाज शरीफ है, पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब नवाज शरीफ नाअहल होने के बाद बाकायदा होशोवास खो बैठे, बच्चे को पता है, और इसी वजह से इस तरह की बहकी बातें किया करते थे। जब एक बंदा होशोवास ही खो बैठेगा तो फिर बहकी बातें करेगा। अब फरमारे के कराची वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। अब मैं नवाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी, मियाँ साहब खैर है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप अदालत पर यानी अदालत पर मियाँ नवाज शरीफ भरोसा करेंगे? कैसे? आप कैसे कर सकते हैं भरोसा जिसने आपको नाअहल किया? जजेस तो आपसे बुक्स रखते हैं, आपको निशाने पर रखते हैं, इस अदालत के जजेस आपसे बुक्स रखते हैं। मियाँ साहब आप अदालत पर भरोसा करेंगे? ये तो आपके खिलाफ ही फैसले देते हैं ना, तो आप इनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चले मियाँ साहब आपके पास तो उसका जवाब होगा नहीं, मैं बताती हूँ। नवाज शरीफ को कराची मामले पर अब इसमें अपना एक्चुअली मुफाद नजर आ रहा है। वो समझते हैं कि अगर मामला अदालत में चला जाएगा तो शायद इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आ जाए या शायद उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी हुकूमत रुखसत हो जाए। इसलिए वो पनामा केस की तरह बार बार अब एक अदालत ये फिर अदालत की जो कोर्ट में फेंकना चाहते हैं इस बॉल को, ये खुद गर्जी और मतलब परस्ती है, बल्कि मैं कहती हूँ मिराज पर है खुद गर्जी की और मतलब परस्ती की। और इसमें आपका शायद ही कोई रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। कोई नहीं तोड़ सकता आपका रिकॉर्ड खुद गर्जी में, मतलब परस्ती में। आपको तो अदालतें खटकती हैं, अदालतों पर इतनी आपको सिर्फ अपना मुफाद देख कर जाग उठता है, याद रखिएगा। और बात सिर्फ अदालतों से मोहब्बतों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बकौल वो क्या कहते हैं जी नदीम अफजल चंद साहब, उनका मशहूर मारूफ एक डायलॉग है, मुख्तारिया गल एस तो भी बद गई है। अब तो आर्मी चीफ को भी आईजी सिंध अगवा और मरियम सफदर के कमरे में पुलिस के ज़बरदस्ती घुसने की जाली कहानी का नोटिस लेने का कहा जा रहा है। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। इदारों से मदद लेकर आप लोग इदारों को ही नीचा दिखाना चाहते हैं। कमाल नहीं हो गया ये? यानी आप लोग चाहते हैं कि पहले आर्मी चीफ नोटिस लें और वाक़े की तहकीकात करवाएं, और जब नताइज सामने आए तो आप लोग फिर उसी इदारे को बुरा भला कहें। तलाल चौधरी साहब तो नवाज शरीफ साहब को मशवरे देते थे कि अदालतों पर एतबार नहीं करना मियाँ साहब, जजेस नवाज शरीफ साहब के दुश्मन हैं, उनको बाहर निकालना होगा। फिर निहाल हाशमी साहब जो जजेस से हिसाब मांगा करते थे, उन पर उनके बच्चों पर ज़मीन तंग करने की धमकियाँ दिया करते थे। आज वही नवाज शरीफ अदालत से इंसाफ की भीख मांग रहा है। समझ आ रहा है नाज़रीन आपको? आज वही मुस्लिम लीग नूर आर्मी चीफ से आईजी सिंध मज़ारे कायद वाले मामले पर इंसाफ मांग रही है। ये तो कमाल ही हो गया। ये तो वही कहा, मीठा मीठा हप्पा और कड़वा कड़वा थू थू। क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट और फौज से मदद मांग रहे हैं और दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। देखें ज़रा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आईजी सिंध अगवा और मज़ारे कायद पर वही पुराना सियासी राग अलाप रहे हैं। इनको अब आइन की फ़िक्र हो गई है, चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल आ रहा है। फ़ौज के इस वाक़े में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने, इनको असल मसला सुप्रीम कोर्ट का पैनामा के सुनने और उनके खिलाफ फैसला देने का है। तभी तो आज जिक्र छेड़ा कि अदालतें आईजी सिंध और मज़ारे कायद के मामले पर खामोश हैं, आइन पामाल हो रहा है, अदालतें नोटिस नहीं ले रही हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून है ना नाज़रीन, इसको ये जो मरोड़ है ना, ये मरोड़ ही अपने कायद के नाअहल होने का है। और शाहिद खाकान अब्बासी और नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की मरियम, मैं बात करूँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जिन्होंने आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये बाकायदा ड्रामा रचाने की कोशिश की कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सी फुटेज देख ली है। हमें भी वो फुटेज दिखा दें जिसमें आपको लगा कि चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है। आप ये टीवी स्क्रीन पे देखिएगा, फुटेज चलाएगा प्रोड्यूसर साहब, ये आप देख सकते हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। ये जो नून लीग है ना, ये रेंजर्स पर इल्ज़ाम लगाती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में कैप्टन सफदर को बगैर छुए गिरफ्तार करके बाइज्जत तरीके से गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं। हालांकि कोई बाइज्जत तरीके से बिठाना नहीं चाहिए था। जो हरकत इन साहब ने की थी ना, इनको वाकई पकड़ के ले जा बिठाते, लेकिन फिर भी देखें कि बाइज्जत तरीके से इनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
क्या इसको कहते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया? कौन लोग हैं आप? क्यों इतना झूठ बोलते हैं? बस कर दें आप। मैं आपको याद करवाती हूँ, पूरी कौम को याद है, सिर्फ आप लोगों को भूल गए क्योंकि आपके ज़मीर मरे हुए हैं। मैं आपको याद करवाती हूँ कि चादर और तकद्दुस पामाल करना आखिर कहते किसे हैं, और कैसे आपने इस मैदान में जुल्म बर्बरियत के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो कोई तोड़ नहीं सकता। इसका तसव्वुर करके भी रूह काम जाती है, घिन आ रही है मुझे आप लोगों से, शर्म आ रही है, तकलीफ, अजियत। आपको याद नहीं है मॉडल टाउन में क्या हुआ था? भूल गए आप लोग कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था? क्या वो इंसान नहीं थे जिनके साथ वो हुआ था? ताकत के नशे में चूर होकर आपकी हुकूमत मिनहाजुल कुरान के मरकज पर चढ़ दौड़ी थी। भूल गए आप? उस वक्त कहां था चादर और चार दीवारी का तकद्दुस? मॉडल टाउन में शहीद होने वाली क्या नाम था उनका, तंजीला और शाजिया, वो भी इस कौम की बेटियां थीं। आपको याद नहीं है? जिन पर आपके छोड़े हुए दरिंदों ने सीधी गोलियां चला दी थी। कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस आपके मुताबिक पामाल नहीं हुआ होगा, ऐसा ही है? आपके मुताबिक बिल्कुल पामाल नहीं हुआ होगा, कोई नहीं हुआ। यहां हुआ जहां पे मरियम नवाज नजर भी नहीं आ रही। हद ज्यादती की, जुल्म हुआ था, सितम हुआ था। और सितम देखिए कि अपना जुल्म के जिसका गवाह पूरा जमाना है, आपके जुल्म का निशाना बनने वाली शाजिया हामला थी, मां बनने वाली थी। ये जो बता रही थी ना मरियम नवाज साहिबा कराची में, ये पीडीएम जलसे से खिताब कर रही थी कि माँ का क्या रुतबा होता है और नानी का रुतबा माँ से भी ऊपर होता है। वो औरत जो शाजिया, वो भी माँ बनने वाली थी मरियम नवाज साहिबा, लेकिन उसके मुंह पर गोलियां मारी गईं। क्या उस माँ का कोई रुतबा नहीं था जो एक और जिंदगी को जन्म देने वाली थी? ना सिर्फ उसे बल्कि दुनिया में आने से पहले उसके बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था उस बच्चे का कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब वो पैदा होने की गलती करने वाला था? कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल आपके मुताबिक नहीं हुआ होगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरा दिल बकायदा फट रहा है। मैं जब भी मॉडल टाउन के सानिया का जिक्र करती हूँ मेरा दिल बकायदा फटता है। वो माँ क्या सोच रही होगी, ज़रा सोचें। उस माँ के पेट में आपके हाथों कत्ल किया जाने वाला वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि किन दरिंदों से मेरा पाला पड़ गया। मैंने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पैदा होना था और नहीं हो सका पैदा। वो मार दिया आपने, उसकी माँ को भी और उसको भी दुनिया में आने से पहले मार दिया। आज आपको चादर और चार दीवारियां याद आ रही हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? याद करें मरियम साहिबा, वो भी कौम की बेटियां थीं जिन्हें आपने बकायदा खून में नहलाया। और आप समझ रही हैं कि अपने इक़्तिदार की ताकत से, जो इक़्तिदार के नशे में आप लोग चूर होते हैं, आप उस इक़्तिदार की ताकत से अपने जुर्म को, अपने जुल्म को आप लोगों ने छुपा लिया? बिल्कुल नहीं। यहां नहीं तो वहां सही, यहां नहीं तो वहां सही, हिसाब तो होगा। चादर चार दीवारी के तकद्दुस का, माँ की कोख में होने वाले कत्ल का हिसाब आपको देना होगा, यहां नहीं तो वहां। और जवाब देना पड़ेगा आपको, हर किसी को जवाब देना होगा अपने किए का, हर किसी को जवाब देना होगा। आप वज़ीर आज़म से इस मामले पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। और जो 14 बेगुनाह लोगों के कत्ल पर आपके जो वज़ीर आला साहब थे, चच्चा, आपके चच्चा, दिया था उन्होंने इस्तीफ़ा। शर्म भी आई थी उनको कि हुआ क्या है। आपके वज़ीर आज़म अब्बा जान जो थे, क्या उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी इतने बड़े वाक़ये के बाद? आप लोगों की जान ले लें तो कोई पत्ता भी ना हिले, और कोई आपकी तरफ इशारा कर दे तो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाए। कुछ आप लोग ही ना अपने ऊपर भी रहम करें, दूसरों पे भी रहम करें, अपनी हरकतों पे जरा गौर करें। खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला सकेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ आज आप सबको, कभी अकेले में बैठे और झांके अपने अपने ज़मीरों के अंदर। अगर ज़मीर थोड़ा सा भी जिंदा होगा ना, नहीं मिला सकेंगे अपने आप से नजरें। चैलेंज करती हूँ मैं आप लोगों को। अब पाकिस्तानी जाग गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाशऊर हो गए हैं, अकल आ गई है उनको। बड़ा खेल लिया आपने इस कौम की मासूमियत के साथ, इस कौम की सादगी के साथ। मुझे तकलीफ होती है कि हमारी कौम के लोग, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई सादा हैं, उनकी सादा फितरत है, वो मासूम है, और आप उनकी मासूमियत का, सादगी का फ़ायदा उठाए चले आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, आप लोगों की इन हरकत ने उनको बाशऊर बना दिया।
शिबली फराज भी इस मामले पे कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा टीम। अब शिबली फराज ने भी बाकायदा इस बात पर मोहर लगा दी है कि फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैप्टन सफदर आराम से जा रहे थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, जैसा कि बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून वाले, इस लिहाजा इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ड्रामा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। मौलाना साहब से सिर्फ एक गुजारिश है कि तहम्मुल से काम लें और ज़रा इंतज़ार करें, थोड़ा तहम्मुल रखें। मौलाना साहब, बिलावल को आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतमाद है और उन्होंने कराची मामले पर नोटिस ले ली है, जल्द हकाइक कौम के सामने आ जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप ज़रा तहम्मुल रखें, हौसला रखें मौलाना साहब। और नून लीग को भी अब ये रविश बंद करनी होगी कि ज़रूरत हो तो इदारे मदद करें और अपनी करप्शन पकड़ी जाए तो इदारों पर ही हमले के इदारे ही सही नहीं चल रहे हमारे साथ, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। बात करें कश्मीर की तो अगस्त 1947 से ही हम देख रहे हैं जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का आगाज़ हो गया था, जब कश्मीर की गयूर अवाम ने महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बाकायदा बगावत का ऐलान किया था। और ख़ासतौर पे अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर का महीना बहुत अहमियत का हामिल है। आज की तारीख 22 अक्टूबर अगर बात करूँ तो 22 अक्टूबर को कबायली रजाकार भी इस जंग में बाकायदा जिद्दोजहद में शामिल हो गए थे। और 27 अक्टूबर यानी आज से ठीक 5 दिन के बाद जो तारीख आएगी, 27 अक्टूबर की तारीख थी जब बाकायदा नाजायज़ कब्जा कर लिया गया था कश्मीर पर। इस बारे में बात करेंगे, आज के दिन की अहमियत के बारे में, खासतौर पे अक्टूबर के महीने की अहमियत के हवाले से बात करेंगे कश्मीर के लिए। सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, अक्टूबर का ही महीना था इतने साल पहले जब से कश्मीर पर बाकायदा नाजायज़ कब्जा किया भारत ने, कैसे देखते हैं इस महीने की अहमियत के हवाले से, क्या कहेंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आगे क्या होने जा रहा है? मैं थोड़ा आपको तारीख की तरफ ले जाऊंगा। सन 1947 में 19 जुलाई सन 1947 को ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के मकाम के ऊपर ये फैसला किया कि पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, बल्कि उसने जो है रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की और उसके बाद उसने बाकायदा एक अस्करी मनसूबाबंदी की। चालबाजी और मक्कारी से जो है पहले महाराजा कश्मीर को मनवाने की कोशिश की, फिर शेख अब्दुल्ला को मनवाने की कोशिश की, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों के ऊपर वाज़ेह हो चुका था कि भारत इस तरीके से उनको आज़ादी नहीं देगा और पाकिस्तान से इल्हाक नहीं करने देगा। लिहाजा उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी, अपने तौर पर शुरू की। जिस इलाके को आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ के लोगों ने जो दूसरी जंग अज़ीम से एक जंग लड़के आए थे, उनसे 40 से 60 हज़ार लोगों ने जो है जंग आज़ादी का आगाज़ किया डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसे शिकस्त फाश दी। और यहाँ तक कि अक्टूबर के महीने तक, 24 अक्टूबर तक जो है वो जिस इलाके को आजकल हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये आज़ाद हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की अपनी मजबूरियाँ थी, लिहाजा वो अफवाज नहीं भेज सकी थी। पाकिस्तान ने सन 1948 में फ़ौज भेजी थी। हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये फ़ौजें जो ये पाकिस्तान की फ़ौजें हैं, तो बिल्कुल गलत था और उन्हें भी पता था। वो इसे बगावत कहते थे, हम इसे जंग आज़ादी कहते थे। फिर जो है 22 अक्टूबर को जो हमारे कबायली भाई हैं, जो रज़ाकार वहाँ से आए, वो हमारा हाथ बटाने के लिए आए और वो बड़ी तेज़ी से बड़े मानसेरा से दाखिल हुए और वो सीधे जो है बारामूला और श्रीनगर की तरफ चले गए थे और उनको फतूहात हासिल हो रही थी। लेकिन जब भारत ने देखा कि कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है और तो उन्होंने वहाँ जो है वो फ़ौजें उतारी हवाई जहाज़ों के ज़रिए श्रीनगर में, और इस तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात को कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। आज ये सूरत हाल, आज जब ये आप प्रोग्राम कर रही हैं 22 अक्टूबर को, तो हिंदुस्तान की जो मक्कार हुक्मरान जमात है या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो पूरे के पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज जो बिल बोर्ड्स लगाए उनका ये यौम स्याह है, क्योंकि आज कबायली लश्कर जो है दाखिल हुए थे कश्मीर में। तो असल हकीकत ये है कि यौम स्याह जो है वो 27 अक्टूबर का है। ये लोग तो जंग आज़ादी लड़ रहे थे, ये मतलब ये एक महाराजा के इस्तबदाद से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हों। लेकिन महाराजा कश्मीर और शेख अब्दुल्ला की गद्दारी की वजह से जो है ये इस तरीके से महकूम हो गए और वो आज तक महकूम चले आ रहे हैं। आपने कुछ और नुकात भी उठाए, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ। एक चीज़ का मैं और भी बता दूँ कि हमने 24 अक्टूबर 1947 को
अपनी हुकूमत कायम कर ली थी आज़ाद कश्मीर जी। में, और वही हुकूमत जो है तसलसल के साथ आज तक चली आ रही है। और नवंबर के महीने में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खुद लड़कर आज़ाद करवा दिया था। अब मैं तारीख से दौरे हाज़िर में आता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप माजी में नज़र दौड़ाएँ तो किसी भी हुकूमत ने किसी भी दौरे हुकूमत में कोताही नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब उतार चढ़ाव रहा है। कुछ ने दो तरफ़ा मुज़ाकरात किए, कुछ ने कोई फार्मूले तलाश किए कि किसी तरीके से जो है अमन बहाल हो जाए। कभी कश्मीरियों से पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। शिमला मुआहदे में कश्मीरी शामिल नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसमें कश्मीरी शामिल थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, हम शुक्रगुज़ार हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, उसके अलावा जनरल असम्बली में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़े जज्बे और वलवले के साथ मसला कश्मीर को पेश किया है और इसमें पेशरफ्त भी हुई है। लेकिन ये मैं जो है पूरी रियासत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 73 साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत हुई उसने कश्मीर के सिलसिले में जो उनका उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया। आज मसला कश्मीर अगर ज़िंदा है, मुक़दमा कश्मीर ज़िंदा है, तो उसकी दो वजूहात हैं। एक, कश्मीरी खून दे रहे हैं, 5 लाख जानों का नजराना वो दे चुके हैं 1947 से लेकर अब तक। और दूसरी तरफ जो है रियासत पाकिस्तान एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है, कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ी है, और हमें यकीन है कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। हिंदुस्तान कितना भी जुल्म बढ़ा दे, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो हिंदुत्व का फलसफा है, हम इसे शिकस्त फाश देंगे और कश्मीरियों को कामयाबी नसीब होगी। अच्छा मसूद खान साहब, हम ये देखते हैं कि नेहरू ने खुद जाके बोला था कि जी हक खुद इरादियत हम उनको देंगे और उनकी राय पूछी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो दिन आज तक नहीं आया। उल्टा आपने देखा कि पिछले साल क्या जुल्म कर दिया गया कश्मीर पर। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें जो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन अब दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने के लिए क्या हमें इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या हमारे वजीर खारजा कोई ना कोई मुकदमा लड़ेगा? इनको खुद नजर नहीं आ रहा, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते कि कितना जुल्म हो रहा है वहां पे। देखिए, बात यह है कि जो नेहरू की बात के ऊपर आप एतबार ना कीजिए। उसने कश्मीरियों को धोखा दिया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा को झांसा देने की कोशिश की। कश्मीरियों को उसने ये धोखा दिया कि मुत्तहिदा को भी धोखा दिया, साथ हमारा इल्हाक हो रहा है, नाम नेहाद इल्हाक हो रहा है, ये आर्जी है, रायशुमारी करवाई जाएगी, आपसे राय पूछी जाएगी। और इस साजिश में लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी जी और उसके अलावा जो है सरदार पटेल शामिल थे। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से 2 घिनौने किरदार जो है इसमें शामिल थे इस जुर्म में, और एक का नाम था शेख अब्दुल्ला, दूसरे का महाराजा हरी सिंह। तो उन्होंने ये साजिश तैयार की कि इस मुकदमे को जो है अक़वाम मुत्तहिदा ले जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान की फ़ौजें या ये जो रज़ाकार फ़ौजें थी इनका इनखला करवाया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी हिंदुस्तान कब्ज़ा कर ले। लेकिन जब वहाँ गए वो तो पासा पलट गया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान ने यह कहा कुछ अरसे के बाद, सोच विचार के बाद, कि सिर्फ पाकिस्तान अपनी अफवाज जो है उनको नहीं घटाएगा या उनको मतलब ख़त्म नहीं करेगा, उनको विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को फ़ौजें जो है कम करनी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि इलाके में उन्होंने कई दर्जन भर करारदादें में रायशुमारी होगी और कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस मामले को सैफरीकी बना दिया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अहले जम्मू कश्मीर, कश्मीर के लोग जिन्होंने फैसला करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो बहुत सख्त लहजे में गुफ्तगू की है जो हुकूमत पाकिस्तान के सिलसिले में, तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तानियों को ये तासुर दें, हिंदुस्तानी आपसे डरते हैं, किसी कौम से वो अगर डरते हैं तो पाकिस्तान से डरते हैं। और जहाँ वो उनकी कमज़ोर तरीन पोजीशन है, अपनी तमाम जो है पॉलिसियों के बावजूद, अपने तमाम जुल्म के बावजूद, अपनी तमाम फौजी ताकत के बावजूद वो कश्मीरियों से डरते हैं। तो उनको ये तासुर दीजिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें जो है वो हुकूमत वक्त हो या अपोजिशन की हों, वो कश्मीर के सिलसिले में मुत्तहिद हैं। उनसे बढ़कर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के आवाम जो है उनमें ये जज्बा पाया जाता है। आज मैं स्वाबी गया हुआ था, वहाँ जो स्वाबी में वुमेंस को यूनिवर्सिटी है उनकी तालिबात से मैंने गुफ्तगू की। मैं वो जज्बा देख के हैरान रह गया। तो पूरे के पूरे जो 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, ये बाहर जो है पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं, वो सारा साल काम करते रहते हैं कश्मीर के सिलसिले में। तो हिंदुस्तान को ये सिग्नल दीजिए
कि हिंदुस्तान संगीन गलती कर रहा है कश्मीरियों को इस तरीके से जुल्म और इस्तेमाल करके, ठीक है, और इस जुल्म का हम जवाब देंगे और हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराएंगे। हम जवाब देंगे और हम हमेशा जवाब देते हैं। बल्कि आप ये देखने कि कोई भी सियासतदान, उसकी सियासत अधूरी है कश्मीर की बात किए बगैर। यानी आपकी पॉलिसी में कश्मीर होना चाहिए। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, सिर्फ जुमला नहीं है, प्रैक्टिकली हम साबित करते हैं। हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट, अवाम, आप, मैं, हम सब, कश्मीर हमारी शहर के हम तमाम लोग मानते हैं, हम सब एक पेज पर हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि क्या जो दुनिया है, हम अगर हम पूरे आलम की बात करें, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, जिसकी अपनी करारदादें पास हो चुकी हैं। चले नेहरू ने चीट किया होगा, कश्मीरियों को भी चीट किया होगा और अक़वाम मुत्तहिदा को भी चीट किया होगा, लेकिन अभी जो भारत वहाँ पे कर रहा है, जो जुल्म का सिलसिला वहाँ पे नहीं थम रहा, क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा? मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, अवामी सतह पे नहीं उठेंगे, आपके जो चौक चौराहे हैं वो सियासी जमातें जो है कश्मीर के लिए नहीं भरेंगी, उस वक्त तक सारी दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी। यानी मतलब ये है कि ओनस आपके ऊपर है कि आप देखें कि इसमें जो सफारती अमल तो जारी है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जनाब सलामती काउंसिल से रब्ता हो रहा है, जनरल असम्बली से रब्ता हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव है, बिल्कुल। लेकिन क्या अवामी सतह पे राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या अवामी सतह पे राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है। वो समझते हैं कि सियासी और सफारती मुहिम एक ही चीज़ है। मैं इसमें तफरीक करता हूँ। आपको ये बताता हूँ कि जो सफारती मुहिम है वो वज़ीर ख़ारजा करते हैं, दफ्तर ख़ारजा करता है, जो हमारे सफारत खाने हैं वो करते हैं। लेकिन जो सियासी तहरीक है, जो अवामी तहरीक है, उसके लिए हमारी सियासी जमातों को उठना चाहिए, सियासी क़ुव्वतों को उठना चाहिए, उनको राब्ते करने चाहिए दुनिया भर की सियासी जमातों से या दुनिया भर की पार्लियामेंट से। ये मैं आपको बताऊँ कि दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं, जो असर और रसूख करने वाली पार्लियामेंट्स हैं, असर और रसूख रखने वाली पार्लियामेंट्स हैं, इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट है या यूएस कांग्रेस है या यूके की पार्लियामेंट है या उसके अलावा जो यूरोप भर की जो पार्लियामेंट्स हैं या आसियान की पार्लियामेंट्स हैं, ये गुज़श्ता बरस जो है और इस साल भी जो उठ खड़ी हुई थी आपके लिए, ख़ुद जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में जो है मेरा ख्याल है 650 अरकान पार्लियामेंट ने, जो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है, उन्होंने हिंदुस्तान को मुतनब्बे किया था कि आप गलत कर रहे हैं और आप जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करें और कश्मीरी उसका एहतराम करें। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को उठना पड़ेगा, पाकिस्तानियों और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उठना पड़ेगा, क्योंकि जो कश्मीरी हैं बाहैसियत कौम मक़बूजा जम्मू कश्मीर में जो पाबंद सलासल हैं, महसूर हैं, और उनको जो आज भी उन्होंने जो वो जो इंटरनेट है उसके ऊपर पाबंदी जो उसमें एक्सटेंशन कर दी है, यानी मतलब ये है कि वो एक किस्म के एक बड़े जेल में रह रहे हैं, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सियासी अमल ये होगा कि ये मैं इस थीम को बार बार दोहरा रहा हूँ कि कश्मीर की तहरीक को इस वक्त दुनिया आपकी दास्तान सुनने के लिए तैयार है, आपका नैरेटिव, आपका बयानिया सुनने के लिए तैयार है, तो इसे एक अवामी तहरीक में तब्दील, बैनुल-अक़वामी अवामी तहरीक में तब्दील कीजिए, ताकि सिविल सोसाइटी के लोग आपके साथ शामिल हों, थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल मीडिया जो आपके साथ शामिल रहे, जिसने आपको फिर गुज़श्ता साल बहुत बड़ी स्पेस दी थी। अगर आप इस स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसे खो बैठेंगे। अच्छा, दूसरा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद है सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद सदीक जान उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एहतसाब अदालतों को करप्शन केसेस को रोजाना की बुनियाद पर सुनने और जल्द इंसाफ पर मबनी फैसले देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। इस हवाले से बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब को। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मेरे साथ हैं। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये फैसला कि इंसाफ की फराहमी और जो करप्ट माफी है इसके खिलाफ क्रैकडाउन में कितना फ़ायदेमंद साबित होता दिखाई देता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क फैसला है, वैसे तो तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने इंडिकेट कर दिया था और गवर्नमेंट को कहा था कि जनाब 120 आप नई अदालतें बनाएं, 120 जज हों, और ताकि ये स्पीडी और 90 दिन में फैसला होना चाहिए इन तमाम कोर्ट्स का।
लेकिन बीच में हमने देखा 3 महीने कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी 3 दिन पहले जो उनको कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, जो आप कहेंगे, जो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए आप बताएं हमें क्या करना। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल आज एक डेफिनेट इनको हिदायत दी है कि कम से कम 1 महीने में आप 12 एडिशनल जजेस जो हैं वो आप सेटअप करें, और ये पूरा जो प्लान है 120 जजेस का फिर आप हमें 1 महीने के अंदर पूरा सबमिट करें। और साथ एहतसाब अदालतों को ये डायरेक्टिव है और नैब को कि डेली बेसिस के ऊपर जनाब डेली हेयरिंग्स होंगी, डे टू डे हेयरिंग्स होंगी, और फैसले जो हैं जल्द से जल्द जो हैं होंगे। वैसे तो नैब के कानून में ऑलरेडी है कि 30 दिन के अंदर फैसला होगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 30 महीने में फैसला हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखें, पाकिस्तान के अवाम की ये डिमांड थी कि केसेस पे केसेस तो ये बड़े अशराफिया, ये चोर डाकू के खिलाफ तो बन रहे हैं, लेकिन केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं जा रहे, और लोग इस पे बड़े परेशान थे और बड़े एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी कि पता नहीं शायद कल को हालात बदल जाए, मुल्क में कोई सियासी हालात बदल जाए, कुछ और ऐसी सिचुएशन हो तो पता लगेगा कि ये तो तमाम केसेस जो है अपनी मौत जो है वो खुद मर गए और वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की इस पल्स को, इस डिमांड को उन्होंने ज़हन में रखा है, उसको ऑनर किया है। और मैं समझता हूँ कि देखें ना, जस्टिस खोसर साहब जो पिछले साल रिटायर हुए, उन्होंने पिछले साल एक और बड़ा फैसला किया कि स्पेशल कोर्ट बनाए जिसमें 10-15 दिनों में मर्डर केसेस के फैसले हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बात है विल की और डिटर्मिनेशन की और अज़म की, और सुप्रीम कोर्ट अब पुरअज़म अज़म रखता नजर आता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, और यकीनन नैब भी ये चाहती है कि ये 3-3, 4-4 साल केसेस लटक रहे हैं। ये बड़ी माफिया खानदान है, इनको आदत ही है कि जनाब बड़े एक्सपेंसिव लॉयर्स उन्होंने रखे हुए हैं, ये केसेस को डिले कराते हैं, ड्रैग कराते हैं, तखीरी हरबे इनके हैं, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, और लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है और अपना होप है हमारे एहतसाब के निज़ाम में, फिर वो देखें वो फिर वो ख़त्म हो जाता है कि जनाब इधर तो फैसला कोई नहीं हो रहा। बेशक इन्होंने बड़े मेगा स्कैम ने, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट्स, उसके बाद फेक अकाउंट्स, इसमें बड़े केसेस रेफरेंसेस दायर किए, लेकिन जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे और जल्दी और पैसा जो है इन चोरों से रिकवर नहीं होगा, रिकवरी बेसिक आपका टारगेट होना चाहिए। रिकवरी जी, रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी नहीं होगी तो सारे एफर्ट का फिर क्या फायदा। हालांकि मैं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इतने एफर्ट्स के साथ नैब ने देखा ना, फेक अकाउंट केसेस में अभी तक प्ली बार्गेन जो अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डर के मारे उन्होंने कहा जी ठीक है, ये हमसे पैसे ले, हमारी जान छोड़े, हमें जेल ना भेजे। 23 अरब रुपए नैब ने रिकवर कर दिया। माई पॉइंट इज दिस, आप देखेंगे जब ये मुजरमों को और मुल्ज़मान को पता लगेगा भाई अब हमारी बचत नहीं है, ये फैसले तो 3-4 महीने में हो जाएंगे, जेल भी होगी, अगर केस अच्छा है जेल भी होगी, रिकवरी भी होगी, तो फिर वो खुद ही जो है ना वो प्ली बार्गेन की तरफ आएंगे कि जनाब हम पैसे देने को तैयार हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि पैसा भी रिकवर हो। अगर वो प्ली बार्गेन करते हैं तो फिर 10 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे पब्लिक ऑफिस के लिए, अगर नहीं करते तो फिर चंद महीनों में, चंद हफ्तों में आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, मैं सदीक जान को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, आपकी इजाजत। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट भी आपने सुना। अब सदीक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से करप्ट सियासतदान है, ये माफिया से जुड़े लोग हैं जिनके पैरों तले हम बाकायदा कह सकते हैं कि जमीन खिसकने वाली है अनकरीब। बिल्कुल देखें, ज़ाहिर है इस वक्त जो बड़े केसेस चल रहे हैं उसमें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस हैं, वो जब इश्तिहारी हो जाएंगे, उनके इश्तिहारी होने के बाद देखना ये भी होगा कि उनके केसेस तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर हैं। एहतसाब अदालत में उनका केस सिर्फ एक है जो कि मीडिया डॉन मिश्किल रहमान के साथ है, जिसमें उन्होंने मिश्किल रहमान को फेवर दी थी। बाकी जो केसेस हैं नवाज शरीफ के, वो तो एहतसाब अदालत के फैसलों के बाद अपील की उसमें हैं, सतह पर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। लेकिन इन केसेस में ये दो जो बड़ी पार्टीज़ हैं जिन्होंने 3-3 बारियां ली, उनके दर्जनों जो लीडर्स हैं जिनके एहतसाब अदालतों में केसेस हैं, और बहुत से इनसे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सी ताकतवर शख्सियात। ज़ाहिर है नैब के पास जिसका भी केस होगा वो ऐसा केस तो है ना कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है या पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ जुड़ा रहा है या उसने कौमी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। छोटे केसेस तो हो नहीं सकते, बड़े करप्शन स्कैंडल्स हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लोगों के केसेस हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है और नैब के ऑर्डिनेंस में भी यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। अगर ये फैसला हो जाता है, एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ा दी जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सुने जाने लगे, तो फिर आप देखिएगा कि अगले 4 से 5 माह में बड़े बड़ी शख्सियात जो आज आपको गरजते बरसते हुए नजर आते हैं, जो आज इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं,
जो आज इदारों को ब्लैकमेल करते हुए नजर आते हैं, ये तमाम लोग आपको जेलों में नजर आएंगे। और फिर अगर तो इमरान खान साहब ने अपना ये वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने कौम के साथ वादा किया या दावा किया कि इनको आम कैदियों की तरह रखा जाएगा, तो आम कैदियों की तरह रखा गया तो इनकी चीखें भी मीडिया को सुनाई देंगी। अच्छा सदीक, ना उसमें सिर्फ भी बड़ा चीखें सुनाई एतराज देंगी था लोगों बल्कि ये भी हम को देखें कि भाई एक आम कैदी की तरह क्यों रखा जाएगा, मतलब आप लोग जुर्म करें, उसकी सजा आपको मिले और आपको प्रोटोकॉल मिले वहां जेलों में भी, ये क्यों? कैदी तो कैदी, पर उसको कैदी, उसको पता चले ना मैं कैदी हूँ, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम का देकर आ रहा है तो कैदी बन के आप फैसिलिटीज एंजॉय करें, क्यों भाई? ये तो सिस्टम ही चेंज होना चाहिए कि कैदी को फैसिलिटीज मिल रही हैं। आप दुरुस्त कह रही है, यही तो अलमिया है कि जिन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, जिन्होंने इस कौम को लूटा है, उनको प्रोटोकॉल भी अवाम के टैक्स के पैसों से दिया जाता है। ज़रा आप देखें कि जब इनकी पेशियाँ होती हैं, जब इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी साहब की या मरियम साहिबा की पेशी होती है, यकीन करें हजार हा पुलिस वाले, रेंजर्स के एहलकार, सड़कें बंद, पूरी सिक्योरिटी, एक एक पेशी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होते हैं। आप कभी पुलिस को देखें जिस तरह से वो खड़े होते हैं, सुबह 6 बजे से लेके 2, 3, 4 बजे तक वो धूप में खड़े होते हैं, ना उनको पानी मुयसर होता है, ना खाना मुयसर होता है, वो खड़े हो रहे होते हैं, आवाम जलील हो रही होती है, सड़कें बंद होती हैं। इनके ऊपर तो, इनसे तो रिकवरीज हो ही नहीं रही, इनके तो ऊपर कौम के मजीद पैसे लग रहे हैं। और जेलों में भी ये कहते हैं कि जिस आवाम के टैक्स का पैसा लूटा है उसी आवाम के टैक्स के पैसे से हमारे ऊपर खर्चों और प्रोटोकॉल मिले। जिस तरह एक सजायाफ्ता मुजरिम लंदन से बैठ के और कहते हैं मैं तो यहाँ बैठूंगा, मेरी औलाद यहाँ पे है, मेरे असासे यहाँ है, मेरी जायदादें यहाँ है, मेरा कारोबार ये है, लेकिन जिस कौम के बच्चों को मैंने लूटा है उस कौम के बच्चे निकले मेरे लिए। तो ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ऑपोजिशन के जो मुतादिद रहनुमा उन पर अब करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, सदीक ने भी काफी डिटेल से बात की। अब एहतिसाब के अमल में तेजी से एक बार फिर ऑपोजिशन वही बातें करेगी कि जो नैब न्याजी गठजोड़ है, बल्कि और चीख चीख और चिल्ला चिल्ला के कहेंगे जब ये मामला तेज हो जाएगा। क्या इससे एहतिसाब का अमल तो असरअंदाज नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो चीखेंगे तो सही, शोर भी डालेंगे, वो जो कहते हैं ना चोर मचाए शोर वाली बात है, ज्यादा शोर मचाएंगे, ज्यादा वो बचाएंगे बिल्कुल। और उनकी कोशिश ये होगी कि मुल्क में इंतशार वाली सूरत हाल है उसको और गंभीर बनाया जाए, ताकि जितना इंतशार होगा फिर उसमें फिर कोई ना कोई ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से फिर उनको कोई रिलीफ किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल नहीं, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैदान में आ गया, देखें मैं सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने हमारी बात सुनी। इतने अरसे से हम इस तहरीक में हम सब शामिल थे, आप भी, अपना सिद्दीक जान भाई और सारे, कि एक मॉनिटरिंग जज होना चाहिए, एक मॉनिटरिंग जज लगाएं। देखें एवनफील्ड के केस में, नवाज शरीफ के केस में भी एक मॉनिटरिंग जज साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, जो ये देख रहे थे सिर्फ कि भाई कहीं ताखीरी हरबे तो नहीं लगाए जा रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं की जा रही, कहीं दानिशा तौर पर लंबी लंबी तारीखें तो नहीं जा रही हैं, कहीं अपना ये जो डिफेंस के लॉयर्स हैं या इवन फॉर दैट मैटर नैब के जो लॉयर्स हैं ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी इन केसेस की प्रोग्रेस में जब ये मामला इस सुप्रीम कोर्ट के आला जो अपना जज हैं उनको भी ओवरसाइट होनी चाहिए। दूसरी बात ये याद रखिए, ये जो माफिया, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, आपके ख्याल में ये अपनी शिकस्त तस्लीम करेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कोशिश करेंगे हाउ टू बीट द सिस्टम, हाउ टू बीट दिस न्यू सिस्टम, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। अभी तो ये क्या करते हैं, अपने विटनेसेस लेके नहीं आते हैं, कभी वकील साहब बीमार हो जाते हैं, कभी मुलजिम साहब अवेलेबल नहीं होते, कभी फलां चीज। तो और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी बात हो रही थी ये हाई प्रोफाइल अक्यूज की, देखिए लेटेस्ट केस शहबाज शरीफ साहब का आपके सामने, वी नो ही इज नॉट वेल, लेकिन अभी जैसे उनको नैब कस्टडी से जेल में भेजा गया, फौरन अगले दिन पिटीशन चली गई कि जनाब इनको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, घर से खाना आना चाहिए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि कोई मुल्जिम, कोई अक्यूज जो हाई प्रोफाइल, वो वही खाना खाएगा जो कैदी खाएगा, उन्हीं कंडीशन में रहेगा, तो मेरा ख्याल है ही शुड स्टैंड बाय व्हाट ही हैज सेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि नैब के लॉयर्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अगर फिर पता लगा कि उनके नैब के लॉयर जो डिफेंस लॉयर के साथ मिल गए हैं और मुकमका हो गया है और मुलजिम जो है वो इस मुकमका की वजह से वो बच जाते हैं। मुझे आप दोनों का शुक्रिया। फिज़ अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।